हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जो कि दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया हुआ है, जिसका हम लोगों ने 5th पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसका अगले पार्ट नंबर 6 के बारे में। पार्ट नंबर 6 में हमको क्या पढ़ना है दोस्तों, पहले वो देख लीजिए। जैसे आप लोग को पता है, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग पर, यह पढ़ा है। सेल ऑफ ड्रग में हमने पढ़े हुए थे। हमने सेल ऑफ ड्रग में एक टॉपिक अपना छोड़ दिया था दोस्तों, क्या था? ड्रग प्रोहिबिटेड फॉर मैन्युफैक्चर एंड सेल इन इंडिया, यानी कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जिनको मैन्युफैक्चरिंग, जिनका सेल क्या होता है, इंडिया में बैन है, प्रोहिबिटेड है, यानी मना किया गया है। साथ ही दोस्तों जो हमारा इसमें अगला टॉपिक होगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल, यानी हमारे एक्ट को, हमारे रूल को कौन एडमिनिस्टर कराएगा, यानी कौन लागू करवाएगा, कौन उसको कंट्रोल करेगा, जिससे सभी लोग उस एक्ट को, उस रूल को फॉलो करें। तो इसमें हम दोस्तों पढ़ेंगे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंसल्टिव कमेटी, एंड पढ़ेंगे दोस्तों गवर्नमेंट एनालाइट्स एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड ड्रग इंस्पेक्टर। ये सब दोस्तों क्या करते हैं, हमारे एक्ट को, हमारे रूल को लागू करवाने का काम करते हैं। बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं, हम जो पहले बचा हुआ टॉपिक है पहले उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद दोस्तों इन टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक बचा हुआ था हमने उसको पहले कंप्लीट कर लें। जैसे क्या है, ड्रग प्रोहिबिटेड फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सेल। क्लियर, कौन से ऐसे ड्रग हैं दोस्तों जो प्रोहिबिटेड हुआ है, मना किया गया है मैन्युफैक्चर के लिए और सेल के लिए। इसके बारे में ऑलरेडी हमने ऊपर भी बात कर लिया है। वही सब कैटेगरी की मेडिसिन होंगी, जी हाँ, वही ख़राब क्वालिटी की, मिलावट की, या कोई गलत क्लेम करने वाली मेडिसिन का मैन्युफैक्चर या सेल मना किया गया है। देखिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिन्हें मैन्युफैक्चर करना, सेल करना स्ट्रिक्टली क्या होता है दोस्तों, प्रोहिबिटेड होता है। क्यों प्रोहिबिटेड होता है? क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लो क्वालिटी और फेक ड्रग को रोकने के लिए, पब्लिक हेल्थ को दोस्तों सुरक्षित बनाने के लिए, जिससे लोगों का जो हेल्थ हो दोस्तों क्या रहे, सेफ रहे। और अगला क्या है, फ्रॉड एंड मिसलीडिंग क्लेम को रोकने के लिए, कोई भी फ्रॉड या मिसलीड क्लेम ना कर सके, इन सबको रोकने के लिए कुछ दवाओं का प्रोहिबिटेड मैन्युफैक्चरिंग, सेल क्या हुआ है, रोक लगा दी गई है, यानी उसको मना किया गया है। पहला इसमें क्या आएगा दोस्तों, मिस ब्रांडेड, यानी गलत ब्रांड की मेडिसिन हो सकती है, स्पूरियस खराब मेडिसिन, अडल्ट्रेटेड मिलावट हो सकती है, नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी की ड्रग हो सकती है, यानी ऐसी मेडिसिन जिसकी कोई क्वालिटी ना हो। पहला क्या, मिस ब्रांडेड, यानी गलत लेबल वाली ड्रग, जब ड्रग का लेबल सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता है या मिसलीडिंग होता है, जैसे रॉन्ग स्ट्रेंथ मेंशन हो, फॉल्स क्लेम, जैसे इंस्टेंट क्योर, मतलब खाएंगे तो तुरंत ठीक हो जाएंगे। इन सब जो फॉल्स क्लेम होते हैं दोस्तों, जो गलत स्ट्रेंथ मेंशन होता है, इन सब मेडिसिन को इंडिया में क्या किया गया है, बैन किया गया है। आप इसे ना बना सकते हैं, ना इसे आप बेच सकते हैं। अगला जो इसमें आएगा दोस्तों क्या है, स्पूरियस ड्रग, यानी फेक या डुप्लीकेट ड्रग, ऐसी ड्रग जो ओरिजिनल ब्रांड की कॉपी हो, फेक या क्रोसिन से बनाकर बेचना, इन सब मेडिसिन को भी मना किया गया है, बैन किया गया है। एडल्टरेटेड ड्रग को में अनवांटेड सब्सटेंस मिल जाए तो ऐसे ड्रग को भी मना किया गया है। जैसे डस्ट हो सकता है, माइक्रोब इम्प्योरिटी कोई मिल गई हो, तो ऐसी दवा को आप मैन्युफैक्चर और सेल नहीं कर सकते हैं। आगे बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग, ऐसी ड्रग जिनकी कोई स्टैंडर्ड मीट ना करे हमारे स्टैंडर्ड फार्माकोपिया से, जो अगर हमारे इंडियन फार्माकोपिया से उसकी स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रही है, तो मतलब इन दवाओं को हम मैन्युफैक्चर या सेल नहीं कर सकते हैं। हम याद करते हैं मसान, याद कर सकते हैं 4 डेंजरस ड्रग, यानी मिस ब्रांडेड, स्पूरियस, अडल्टरेटेड एंड नॉन स्टैंडर्ड, हम मसान से इसे याद कर सकते हैं। क्लियर, आगे बात करेंगे दोस्तों पेशेंट ड्रग विथ अनडिस्क्लोज्ड फार्मूला, ऐसे ड्रग को भी मना किया गया है जो कि पेशेंट के जो उसमें जो ड्रग में जो कंपोजिशन है, जो ड्रग में जो एपीआई मिला है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो मिला हुआ है, अगर वो अनक्लोज है, कहने का मतलब है उसको अगर छुपा के रखा गया है, तो हम उस दवाओं को मैन्युफैक्चर या सेल नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसी मेडिसिन जिनका कंपोजिशन या फार्मूला क्लियरली मेंशन ना हो, डॉक्टर पेशेंट दोनों को पता नहीं हो ऐसे ड्रग की दवा में क्या मिला हुआ है, ऐसे दवा को भी बैन कर दिया गया है। सीक्रेट हर्बल फार्मूला, बिना इंग्रेडिएंट बताए, रीजन फॉर बैन क्या, अननोन कंपोजिशन, अनसेफ ट्रीटमेंट, अगर उसका कंपोजिशन ही नहीं है, पता नहीं है, तो आप इसका ट्रीटमेंट भी सेफ नहीं कर सकते हैं। याद कर सकते हैं नो फार्मूला नो सेल, अगर फार्मूला उसका दवा का नहीं है तो उसको सेल नहीं कर सकते हैं। अगला क्या है दोस्तों, ड्रग क्लेम्स क्योर ऑफ शेड्यूल जी डिजीज, हम सबको पता है जे में कौन कैंसर वाली डिजीज ये सब आते हैं, जानलेवा डिजीज, तो शेड्यूल जे में कुछ सीरियस डिजीज लिस्टेड हैं जिनके क्योर का क्लेम करना इलीगल है। अगर कोई कहता है कि इस दवा से इसको ठीक कर दिया जाएगा,
तो इलीगल है और उन दवाओं को क्या मैन्युफैक्चर या सेल नहीं कर सकते हैं। कोई भी कंपनी ये क्लेम नहीं कर सकती 100% वो उसे ठीक कर सकती है। जैसे कैंसर इन 7 डेज, डायबिटीज़ परमानेंटली क्योर, अगर कोई कहता है डायबिटीज़ हमेशा के लिए ठीक कर देंगे तो ये भी क्या है, शेड्यूल जे के अंतर्गत आता है। रीजन क्या है, फॉल्स होप, गलत आप आशा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं और पेशेंट को मिसलीड कर रहे हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, झूठा क्लेम बैन है, अगर कोई झूठा क्लेम कर रहा है तो उसी के लिए क्या हो जाएगा, इस दवा को हम बैन कर देंगे, यानी कहने का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग सेल नहीं करने देंगे। अगला क्या, एक्सपायर्ड, अगर कोई दवा एक्सपायर्ड हो गई है तो दोस्तों इस पर भी हम क्या बैन लगाएंगे, इस पर भी दवा का मैन्युफैक्चर सेल नहीं किया जा सकता है। जैसे एक्सपायरी की बात क्यों, क्योंकि पोटेंसी कम हो जाती है, हार्मफुल प्रोडक्ट बन जाते हैं जिसके कारण पेशेंट को हार्म हो सकता है। या समझ सकते हैं कि एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक क्या हो सकता है, इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं करेगा बल्कि आपकी बॉडी की लीवर और किडनी को भी डैमेज करेगा। याद करने का तरीका, एक्सपायरी है तो मतलब एंड ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी की एंड हो जाएगी जिसके कारण हम क्या करेंगे दोस्तों, उसका मैन्युफैक्चर एंड सेल नहीं करेंगे। अगला क्या है, ड्रग सप्लाइड फ्री बाय गवर्नमेंट, जो भी ड्रग हो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो फ्री सप्लाई किया गया हो उसे हम सेल या नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो दवाई दी जाती है, फ्री सप्लाई की जाती है दवा को, उसको सेल नहीं किया जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मेडिसिन हो गई, फ्री स्कीम के ड्रग हो गए, ये ड्रग पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है, इनका सेल इलीगल माना जाता है। क्लियर, तो फ्री ड्रग नॉट फॉर सेल, उस पर लिखा भी होता है, जब आप गवर्नमेंट की कोई मेडिसिन लेंगे तो उस पर लिखा होता है नॉट फॉर सेल, मतलब ये बेचने के लिए नहीं है, इन दवाओं को भी आप सेल नहीं कर सकते हैं। अगला क्या है दोस्तों, फिजिशियन सैंपल, फिजिशियन जो सैंपल होता है दोस्तों उसको भी आप सेल नहीं कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां फिजिशियन को सैंपल देती हैं कि आप ले जाइए अपने पेशेंट के ऊपर ट्राई करिए, देखिए दवा को आपके इलाके में, आपके एरिया में वो दवा अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, आपके पेशेंट पर इफेक्ट दे रही है नहीं दे रही हैं, उन सब चीज़ों के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर उन दवाओं को लेने के बाद फिर सेल करने लगे, तो ये भी इलीगल माना जाता है, उस पर भी मेंशन होता है नॉट टू बी सोल्ड। देखिए, डॉक्टर को दिए गए सैंपल ड्रग को भी सेल करना प्रोहिबिटेड है, उस पर लिखा जाता है फिजिशियन सैंपल नॉट टू बी सोल्ड। ये ड्रग प्रमोशन के लिए होती है, पेशेंट को ट्रायल पर्पज़ के लिए दी जाती है, ना कि इसे सेल करने के लिए। याद कर सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो एमआर होते हैं डॉक्टर को फ्री सैंपल देते हैं। जो एमआर होते हैं मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव वाले होते हैं, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, डॉक्टर को फ्री सैंपल देते हैं, फ्री मेडिसिन देते हैं, किसके लिए, ट्रायल पर्पज़ के लिए, प्रमोशन के लिए। तो सैंपल सिर्फ डॉक्टर यूज के लिए होता है, ये नहीं कि उसे आप सेल कर सकते हैं। क्लियर। अगला क्या है, ड्रग मैन्युफैक्चर्ड और इम्पोर्टेड इन कंट्रावेंशन ऑफ एक्ट, ऐसे ड्रग जो कि क्या हो, जो कि ड्रग मैन्युफैक्चर इंपोर्ट हो जो कि कंट्रावेंशन ऑफ एक्ट, जो हमारी एक्ट को फॉलो ना करता हो, ऐसे ड्रग या कॉस्मेटिक एक्ट के रूल को जो फॉलो नहीं करते हो, बिना लाइसेंस मैन्युफैक्चर, इलीगल इंपोर्ट, इम्प्रॉपर लेबलिंग क्या हो जाता है, अनसेफ हो जाता है, जिसके कारण हमारे क्या होते हैं, रूल ब्रेक हो जाते हैं। रूल ब्रेक होने के कारण ऐसी दवाओं को हम मैन्युफैक्चर या सेल नहीं कर सकते हैं। रूल ब्रेक हो जाएगा तो मतलब दवाई क्या अनसेफ हो रही हैं, और क्या है, रूल टू डेज मतलब ड्रग बैन, अगर रूल अगर हमारा टूटेगा तो हमारा ड्रग क्या हो जाएगा, बैन हो जाएगा। अगर हम रूल तोड़ देंगे तो दोस्तों दवा हमारी बैन हो जाएगी। जिसमें हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स। इसके लिए बात करें तो हमारे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940-1948 है, इसको अच्छे से चलाने के लिए जो डिफरेंट टाइप की अथॉरिटी है, डिफरेंट टाइप की जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, वो हमारे लिए क्या करते हैं, एक रूल बनाते हैं, सेट बनाते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, जिसके माध्यम से और दवा की क्वालिटी की, दवा की स्ट्रेंथ की, दवा की सेल की, दवा की मैन्युफैक्चर की, ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। इसके लिए अलग अलग अथॉरिटी होती है। जैसे बात करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया है। इस सिस्टम का उद्देश्य दोस्तों ड्रग की क्वालिटी को मेंटेन करना, मैन्युफैक्चर और सेल को कंट्रोल करना, पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करना, जिससे लोगों का जो हेल्थ हो वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। हम बात करेंगे मेन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, तो इसमें तीन होते हैं। पहला होता है दोस्तों एडवाइजरी बॉडी, जो क्या करता है, सलाह देता है। दूसरा क्या है, एनालिटिकल बॉडी, जो जांच करता है। तीसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो काम को लागू करने वाले होते हैं। पहले हम बात करेंगे दोस्तों एडवाइजरी बॉडी। ये क्या होते हैं दोस्तों एडवाइजरी बॉडी जो होती है गवर्नमेंट को सलाह देती हैं। ये बॉडीज गवर्नमेंट को गाइडेंस देती हैं, सलाह देती हैं। इसमें दो आता है दोस्तों, पहला है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB, अगला है दोस्तों ड्रग कंसल्टिव कमेटी यानी DCC। आज के लेक्चर में दोस्तों इन दोनों को पहले कंप्लीट करें। देखिए ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है, DATB क्या होता है। DATB के बारे में जान लीजिए। DATB जो होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत स्थापित एक हाईएस्ट टेक्निकल एडवाइजरी
एडवाइजरी बॉडी है। यह सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित टेक्निकल मैटर्स पर सलाह देती है। किसको दोस्तों? दोनों को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को ही क्या करती है? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित लेकर जो भी टेक्निकल मैटर्स हैं उसके बारे में उनको सलाह देती है। यह एक्ट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन सपोर्टिंग बॉडी में से माना जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर लें तो ड्रग सिस्टम को साइंटिफिक और सेफ बनाना, गवर्नमेंट को सही टेक्निकल गाइडेंस देना, ड्रग क्वालिटी और सेफ्टी को इम्प्रूव करना। क्लियर, इसका उद्देश्य होता है। फंक्शन की बात कर लें दोस्तों, इसका फंक्शन क्या होता है? तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को टेक्निकल इशू पर एडवाइस देना इसका फंक्शन है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में अमेंडमेंट, अगर उसमें कोई संशोधन करना है, मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए सजेस्ट करना किसको? हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। आगे ड्रग स्टैंडर्ड, क्वालिटी कंट्रोल, सेफ्टी मेजर पर सुझाव देना, गवर्नमेंट द्वारा दिए गए अन्य कार्य करना, जो भी गवर्नमेंट और कोई काम देता है तो उसको भी करना। फॉर्मेशन ऑफ डीएटीबी, इसका फॉर्मेशन की बात करें, किन से मिलकर बना होता है, इसमें कितने पर्सन होते हैं उसके बारे में बात करें तो डीएटीबी में दोस्तों 3 प्रकार के मेंबर्स होते हैं। पहला क्या? एक्स ऑफिसियो मेंबर। ये क्या होते हैं दोस्तों? एक्स ऑफिसियो मेंबर। इसमें टोटल दोस्तों 8 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 8। कौन होते हैं? डॉक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया होते हैं, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के एक मेंबर होंगे जो कोलकाता के होंगे, डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के होंगे, कौशाली के एक होंगे, डायरेक्टर IBRI के जातनगर में है, इसके एक मेंबर होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होंगे, प्रेसिडेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होंगे और डायरेक्टर CDRI के भी मेंबर होंगे। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है, यहाँ के भी एक मेंबर होंगे। अगले जो टाइप के इसमें मेंबर होंगे दोस्तों, और नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, जो टोटल कितने होते हैं? 5 मेंबर होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं? 5। एक मेंबर होगा दोस्तों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से एक व्यक्ति होगा, 2 मेंबर गवर्नमेंट एनालाइट्स के होंगे और 2 मेंबर दोस्तों कंट्रोल एजेंसी मेंबर के होंगे। अगला है जो इसमें अगले टाइप के मेंबर होते हैं दोस्तों, इलेक्टेड मेंबर होते हैं। पहले क्या हो? नॉमिनेटेड, उसके बाद फिर क्या हो गया? हमारे इलेक्टेड, और एक हमारे क्या हो गए? एक्स ऑफिसियो मेंबर। इलेक्टेड में भी दोस्तों कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर होते हैं। इसमें 5 मेंबर होते हैं। पहला क्या है? फार्मेसी एक टीचर होंगे, एक मेडिसिन टीचर होंगे, एक इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का सदस्य होगा, एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का भी, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का होगा, एक मेडिकल एसोसिएशन का सदस्य होगा, एक फार्माकोलॉजिस्ट के भी होंगे। क्लियर। इंपॉर्टेंस ऑफ डीएटीबी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट के डिसीजन को साइंटिफिकली करेक्ट होते हैं, ड्रग रेगुलेशन इफेक्टिव होता है और पब्लिक हेल्थ का प्रमोशन होता है। ये डीएटीबी के इंपॉर्टेंस होते हैं। अगला दोस्तों जो हम बात करेंगे क्या है? ड्रग कंसल्टिंग कमेटी यानी DCC के बारे में। इसका पहले इंट्रोडक्शन देखिए। तो ड्रग कंसल्टिंग कमेटी का गठन ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत किया गया था। यह एक एडवाइजरी बॉडी है जिसका मुख्य कार्य है दोस्तों पूरे भारत में ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट को रूल को यूनिफॉर्म तरीके से लागू कराना। DCC क्या है? ड्रग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डीएटीबी के बीच में कोऑर्डिनेट स्थापित करना, यानी कहने का मतलब है उनके बीच में क्या होना? बातचीत करवाने का एक माध्यम की तरह भी काम करता है। कौन? DCC, ड्रग कंसल्टिंग कमेटी। नीड इसका क्यों पड़ा? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव भी जो अभी हमने ऊपर देखा सेम ही है। भारत में हर राज्य सरकार की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था होती है, इसलिए अलग अलग राज्य में अलग तरीके से लागू होते हैं। इससे कन्फ्यूजन और इनकॉन्सिस्टेंसी हो सकती है। इसलिए DCC बनाया गया कि पूरे देश में एक समान नियम लागू हो और ड्रग कंट्रोलर सिस्टम स्ट्रांग हो। क्लियर। फंक्शन क्या? आप DCC बात करें, इसकी फंक्शन क्या है? यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंट। DCC का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कि पूरे इंडिया में ड्रग एक्ट को सेम तरीके से लागू कराना। दूसरा क्या है? एडवाइस टू सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्रग लॉ के इम्प्लीमेंट पर सुझाव देना, उसमें कोई सुझाव करना हो। एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो उनको भी सुझाव देना, स्टेट गवर्नमेंट को गाइडेंस देना ताकि सभी स्टेट एक समान पॉलिसी को फॉलो कर सकें। एडवाइस टू DATB, DATB को भी एडवाइस देता है, यानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और इम्प्लीमेंटेशन इशू में के बारे में भी जानकारी देता है। आगे बात करेंगे कोऑर्डिनेशन वर्क का भी काम करता है, यानी सेंट्रल स्टेट के बीच में एक कोऑर्डिनेट का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। अगला क्या? प्रोसीजर रेगुलेशन। DCC अपने काम करने की प्रक्रिया के प्रोसीजर को खुद तय कर सकता है। क्लियर। और क्या है? मीटिंग। DCC क्या कर सकता है? मीटिंग जब आवश्यकता हो तब आयोजित कर सकता है और मीटिंग करवा के जो भी इंफॉर्मेशन हो उसको स्प्रेड कर सकता है, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। फॉर्मेशन ऑफ DCC की बात करें तो DCC का फॉर्मेशन, इसमें इस प्रकार के मेंबर होते हैं दोस्तों। पहला क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसमें 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, याद रखिएगा। इसमें कितने होते हैं दोस्तों? 2 मेंबर। अगला स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट के 1 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी जितने स्टेट हैं सबके 1 मेंबर इसमें होते हैं। कंपोजिशन कंसेप्ट समझिए। DCC में केवल 2 ही होंगे, एक सेंट्रल के एक स्टेट के। सेंट्रल के 2 मेंबर और स्टेट के
जितने स्टेट के सभी के एक एक मेंबर होंगे, इसलिए पूरे देश को बैलेंस डिसीजन बॉडी माना जाता है। रोल इन ड्रग कंट्रोल सिस्टम, डीसीसी का क्या रोल है? तो यह पॉलिसी इंप्लीमेंट को स्मूथ बनाता है, स्टेट डिफरेंस को कम करता है और साथ में ड्रग रेगुलेशन सिस्टम को भी यूनिफॉर्म बनाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डीसीसी बात करें, पूरे इंडिया में दोस्तों समान कानून लागू होते हैं, कन्फ्यूजन वेरिएशन कम हो जाता है, ड्रग क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम मजबूत हो जाता है, पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन बेहतर होती है, साथ में गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन अभी आसान हो जाता है। अगला जो है दोस्तों एनालिटिकल कम्युनिटी या एनालिटिकल सिस्टम, इसको पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हमारा जो वीडियो हो जाएगा वो लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, और अभी तक अगर आपने दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फार्मर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, बाय बाय।